चलो ठीक आहे. बर, रेकॉर्डिंग्स बाळांनो आता बंद होतील आपले. तर ते जे कोणी ऍबसेंट राहत आहेत त्या लोकांना सांगा. Okay, so yesterday we were at cout. हमने बस देखा how to use cout. और फिर हमने cout में कैस्केडिंग भी देखा. ठीक. कैस्केडिंग अब यूज कैसे हुआ था cout, तो हमने कुछ मैसेजेस प्रिंट किए थे. ओके, चलो हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट करके देखते हैं. तो प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले we have to write the template, right? तो हमने एक न्यू फाइल ओपन कर ली. ठीक है, वो सब कुछ कल वाली वीडियो में है, वो अपलोड भी हुआ है, बाद में आप देख लो और वो dev cpp वाली प्रोसेस जो है उसको समझ लो. So we have hash include iostream, then using namespace std and then int main. अब इसके अंदर हमें cout यूज करना है. एंड में हमने यहाँ रिटर्न 0 लिखा था. ठीक है, अब यहाँ हमें एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड वाला मैसेज प्रिंट करना है. मैसेज प्रिंट करने के लिए मैंने कहा था गो विथ द cout और साथ में लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जिसे हम कह रहे हैं इंसर्शन ऑपरेटर. और फिर आपका जो भी मैसेज है वो डबल कोट में यहाँ मेंशन कर देना है, हेलो वर्ल्ड, डबल कोट कंप्लीट. ओके, और फिर एंड में क्या चाहिए, सेमीकोलन. ये डबल कोट वाला जो है ये रूल है C++ का. एनी स्ट्रिंग you want to mention in the program should be mentioned under double quotes, inside double quotes. Okay, string को mention करने वाला ये syntax है. You have to mention it in double quotes. Okay, so see out hello world हमने mention कर दिया. अब मान लो हमें और एक मैसेज देना है, और एक मैसेज है hello world from cpp. Okay, so ये दो अलग-अलग मैसेजेस हमें प्रिंट करने हैं using one cout. तो फिर इन दो वैल्यूज के बीच में फिर से एक बार कौन चाहिए, इंसर्शन ऑपरेटर चाहिए. ओके, मान लो अपने पास कोई वेरिएबल है. मैंने कहा वी हैव इंट नंबर इज इक्वल टू 5. अब आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल. वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने का सिंपल सा रूल है. तो cout वाले स्टेटमेंट में वेरिएबल का नाम होना जरूरी है. ओके, और अंडर दैट वेरिएबल नेम should not be placed inside double quotes. डबल कोट के अंदर प्लेस नहीं करना है. डबल कोट के अंदर जो भी प्लेस करोगे एज इट इज कहां पे चला जाएगा, कंसोल पे चला जाएगा. ओके, तो फ्रॉम cpp और यहाँ नंबर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए फिर से एक बार एंड देन नंबर वेरिएबल. समझ गए हो, राइट? ठीक है, तो अब एक प्रोग्राम आपको भी करना है. वी हैव इंट मेन. अब ऊपर वाला जो है वो आप लिख लो हैश इंक्लूड यूजिंग नेमस्पेस std. अब मेरे पास है एक इंट num इज इक्वल टू 10. देन आई हैव float f is equal to 9.5 and I have char ch is equal to w. और अब मुझे मैसेज में प्रिंट करना है, कंसोल पे ये प्रिंट हो जाना चाहिए मैसेज, इंटीजर इज इक्वल टू 10, f is equal to 9.5, ch is equal to w. That should be the output on the console. ये कहाँ पे होना चाहिए आउटपुट, ये आउटपुट कंसोल पे होना चाहिए. समझ गए, राइट? कर लो.
चलो हो गया। ओके, सो व्हाट शुड बी द सी आउट वाला स्टेटमेंट? सी आउट, सी, अब ये जो है सब देखो येलो कलर में जो हम यहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं, these are simply messages, these are simply strings, और ये जो रेड में है these are values, okay, and string and values should be kept separate using insertion operator, okay, तो एक लाइन में सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, समझ रहे हो भाई? ओके, ठीक है। तो पहला मैसेज क्या है? इंटीजर इक्वल टू, अब ये जो मैसेज है ये मैसेज सिंपली हमें डबल कोट में देना है, तो हमने कहा इंटीजर इज इक्वल टू, ये स्ट्रिंग यहाँ पे आपकी खत्म हुई, मतलब यहाँ डबल कोट कंप्लीट हुआ, आगे 10 जो है दिस इज वैल्यू, अब ये वैल्यू किसकी है? नम वेरिएबल की है, तो देयर शुड बी नम वेरिएबल एंड द स्ट्रिंग एंड द नम वेरिएबल शुड बी प्रिंटेड यूजिंग सिंगल सी आउट, तो बीच में कौन होना चाहिए? इंसर्शन ऑपरेटर, ओके, कैस्केडिंग कर रहे हैं, कॉन्केटिनेशन नहीं हो रहा, समझ रहे हो नहीं? क्या कर रहे हैं हम? कैस्केडिंग कर रहे हैं, ओके। रिजल्ट सेम एज कॉन्केटिनेशन है, बट द प्रोसेस इज नॉट कॉन्केटिनेशन, ओके। फिर नम के बाद क्या है? और एक स्ट्रिंग है, ओके। अब ये स्ट्रिंग इधर प्रिंट कर लेते हैं, स्ट्रिंग है गिविंग सम स्पेस, आफ्टर सम स्पेस f इज इक्वल टू और डबल कोट कंप्लीट, और ये वेरिएबल और ये स्ट्रिंग दोनों एक साथ एक ही सी आउट में हम यूज कर रहे हैं, इसलिए इधर क्या होना चाहिए? इंसर्शन ऑपरेटर, वो उन्हें कनेक्ट कर देना है, उन्हें कनेक्ट कर देना है, एंड देन अगेन इंसर्शन ऑपरेटर, यहाँ वैल्यू है f वेरिएबल की, सो f अगेन इंसर्शन ऑपरेटर ch is equal to and then ch, with that should be the cout वाला statement। then कहीं भी सबसे जरूरी सी वाले, कहीं भी फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो C++ खुद से डिसाइड कर लेगा, कैसे डिसाइड कर रहा है वो आगे जाकर के जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे तब समझ जाओगे, ओके। वो वेरिएबल का डेटा टाइप देखकर डिसाइड कर लेगा which type of value should be printed, which function should be called, ओके। तो cout के साथ किसी भी प्रकार के फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत नहीं, सीधे वेरिएबल डाल दो प्रिंट कर देगा, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की डिटेल चाहिए नहीं, ओके। सो seeing cout is very simple as compared to printf scanf। printf scanf में किसी जरूरत थी? फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत थी, ओके। अब हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत नहीं है, राइट। सीधे वेरिएबल लिख लो, आपका काम हो जाएगा, क्लियर है, राइट। अब हमें क्या करना है? ये जो इंफॉर्मेशन इधर प्रिंट हुई वो एक के नीचे एक प्रिंट कर देनी है, ओके। नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर देनी है, अब नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना है मतलब व्हाट शुड वी यूज? स्लैश। नेक्स्ट लाइन में कैरेक्टर हमें यूज करना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, ओके। क्या कहते हैं उसको? एस्केप सीक्वेंसेस। हां, नहीं वो तो C++ में आता है, अभी हमें क्या पता है? we know only slash n, so go with the slash n, ओके, ठीक है। तो लेट्स यूज स्लैश n। अब स्लैश n जो है याद रखना ये हमेशा वहां पे देना है जहां से आपको नेक्स्ट लाइन शुरू करनी है, जैसे कि हम आउटपुट डिसाइड कर लेते हैं पहले, हमेशा याद रखो जब आप सी आउट लिख रहे हो तो आपको कंसोल पे जो आउटपुट होना चाहिए उसे विजुअलाइज करना जरूरी है, आपको पहले पता होना चाहिए कंसोल पे क्या प्रिंट करना है और कैसे प्रिंट करना है, अकॉर्डिंगली हम उसका फॉर्मेटिंग अपने सी आउट में करेंगे। जैसे कि अब मुझे एक्सपेक्टेड है मैसेज कुछ इस तरह से प्रिंट हो, इंटीजर इज इक्वल टू 10, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 9.5, कैरेक्टर इज इक्वल टू W, ये मैसेज मुझे चाहिए, ओके। मतलब एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन चाहिए, ठीक है। तो कई बार फ्रेशर्स क्या करते हैं, 3 अलग अलग मैसेज चाहिए, देन दे गो विद दिस cout डबल कोट इंटीजर इक्वल टू डबल कोट
क्या है, नम। ओके, फिर दूसरे इस लाइन के लिए दूसरा सी आउट लिख देते हैं। ये दूसरा सी आउट यहाँ पे लिखने से नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट नहीं होने वाला। वो जो कंसोल पे आपका कर्सर रहता है उसे नेक्स्ट लाइन पे भेजने के लिए हमें स्लैश मेंशन करना जरूरी है। स्लैश मेंशन करना जरूरी है। जो कर्सर आपका कंसोल पे रहता है उसे नेक्स्ट लाइन पे भेजने के लिए क्या मेंशन करना होगा बेटा? स्लैश। कौन सा स्लैश? We have two slashes. Only in those slashes. कुठले? एक असा एक असा. Okay, no problem. तो एक होता है फॉरवर्ड स्लैश और एक होता है बैकवर्ड स्लैश। कोई बात नहीं, पता होना जरूरी है। ओके, तो ये जो है दिस इज बैकवर्ड स्लैश एन, और ये स्लैश एन हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। ओके, वी कॉल इट न्यू लाइन कैरेक्टर। We call it new line character. ओके, तो अब हमें करना क्या होगा, जब भी हमें नेक्स्ट लाइन का आउटपुट लेके जाना है तो जिधर नेक्स्ट लाइन करनी है, जिधर लाइन ब्रेक करनी है वहां हमें क्या देना है, स्लैश एन मेंशन करना है। जैसे कि इंटीजर इक्वल टू 10, नम तक तो प्रिंट हो गया, अब नम के बाद क्या करना है, लाइन ब्रेक करनी है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए मैं कहूंगा फिर से एक बार डबल कोट में स्लैश हो गया, लाइन ब्रेक करनी है। ओके, आप ये सिलेक्शन इधर आई से पहले भी लगा सकते हो या फिर नम के बाद लगा सकते हो। यहाँ नीचे नीचे का क्या मेंशन करना है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू एफ, और एफ के बाद फिर से क्या चाहिए, लाइन ब्रेक स्लैश है। डबल कोट में दोगे तो भी चलेगा, सिंगल कोट में दोगे तो भी चलेगा। सिंगल कोट में दोगे एज ए कैरेक्टर स्लैश प्रिंट कर देगा, काम वही है, नेक्स्ट लाइन पे आएगा। डबल कोट में दोगे तो स्ट्रिंग के अंदर एज ए कैरेक्टर प्रिंट कर देगा, काम फिर से वही है, नेक्स्ट लाइन पे आएगा। दोनों वैलिड है, डबल कोट में भी दे सकते हो और सिंगल कोट में भी दे सकते हो, राइट? ठीक है, तो हमने इधर एक सिलेक्शन दिया एंड देन अगेन सी आउट कैरेक्टर इज इक्वल टू ch, और फिर यहां पर भी एक स्लैश एन। ठीक, अब ये वाला सिलेक्शन इफेक्टिव मतलब रिजल्ट में आपको दिखेगा जरूर, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। अगर इसके नीचे और कोई सी आउट होता तो ये आपके काम का सिलेक्शन होता, लेकिन सारे सी आउट में है तो हमने इधर भी मेंशन कर लिया है। अब इधर होगा क्या, हर सिलेक्शन लाइन प्रिंट होने के बाद लाइन ब्रेक करेगा। आप चाहो तो इसको इन द बिगिनिंग भी ले सकते हो, और लॉजिकली आपका सिलेक्शन हमेशा एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट होना चाहिए। लॉजिक कहां पे होना चाहिए, एट द बिगिनिंग। थ्रूआउट द कोर्स एक अपना लॉजिक डिसाइड कर लेना है कि जब भी सिलेक्शन मेंशन करना है किधर मेंशन करना है, या तो इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन या फिर एट द एंड ऑफ द लाइन। तो आपका आउटपुट जो है फॉर्मेटिंग और उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सही दिखने लगता है। कई बार होता है ऐसा है, कहीं पे बिगिनिंग में दिया है, कहीं पे एंड में दिया है, तो होता क्या है, कुछ आउटपुट एक लाइन में आते हैं, कुछ आउटपुट के बीच में दो लाइन का गैप पड़ जाता है, बिगिनिंग वाला एक, एंड वाला एक, दो स्लैश एक साथ प्रिंट हो जाते हैं, तो फिर फॉर्मेटिंग जो है वो करेक्ट नहीं होगा। तो एक लॉजिक डिसाइड करना है, फंक्शन या तो बिगिनिंग में दे दो हर स्टेटमेंट के, या फिर एंड में दे दो, एंड थ्रूआउट द कोर्स में वही फॉलो करना है। व्हाट इज मोर एक्यूरेट, इन द बिगिनिंग सी आउट लिखना है, बिगिनिंग का यूज करोगे स्लैश, प्रिंटफ लिखना है, बिगिनिंग का यूज करोगे स्लैश, सिंपल, क्लियर हो गया, राइट? तो ये है नेक्स्ट लाइन वाला आउटपुट क्लियर हो गया, डन, ओके, ठीक है। अब जरा प्रोग्राम करके देखते हैं। अब ये वाला जो है नोट करके रखो, नोट कर लो इसको। ये आपका आउटपुट है और इस आउटपुट के लिए आपका प्रोग्राम क्या होना चाहिए ये अलग से लिख लो।
चलो हो गया। ओके चलिए, तो ये वाला प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। एक है int num is equal to 10, then we have float and then char ch is equal to t। अब लिखा हमने cout, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, इसके साथ तो फैमिलियर हो चुके हैं, ठीक है। अब स्लैश n को थोड़ा फैमिलियर बनाते हैं। लेट्स सेव इट, सबसे पहले सेव करना है और मैंने नाम दिया pro3। ओके, लेट्स कंपाइल इट, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, ठीक है, और रन कर लेते हैं। और रन करके आपको आउटपुट मिला हेलो वर्ल्ड, राइट। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लेट्स मेंशन स्लैश। अब हेलो वर्ल्ड कहां पे प्रिंट होगा? नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। ओके, सेव किया हमने इसको, कंपाइल एंड रन। ओके, अब हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन पे आया, ठीक है। देखो समझ रहे हो नहीं, ये यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा लाइन जो है छोड़ दी उसने, पहले वाले आउटपुट में ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं छोड़ी थी, इधर उसने एक्स्ट्रा लाइन छोड़ दी, ठीक है। अब यही स्लैश n अगर हम यहाँ पे मेंशन करें तो आउटपुट क्या होगा? हेलो, फिर नीचे कौन आएगा? वर्ड आएगा। ओके, सेव किया हमने इसको, कंपाइल एंड रन। ओके, हेलो के नीचे वर्ड आया। तो जिधर लाइन को ब्रेक करना है उधर कौन चाहिए? स्लैश। समझ रहे हैं? ठीक है। अब आप में से बहुत से बच्चों को ये पता है, कुछ बच्चों को ये नया होगा, तो इसको सिंपली याद रखना है बस, क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे करना है तो स्लैश n देना पड़ेगा। तो याद रख सकते हो, इसको याद रखो, क्योंकि अगर आपके पास सी वाले बेसिस नहीं है तो कुछ चीजें आपको रटवानी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे आगे समझ जाओगे, लेकिन अभी तो इसको याद रखो, ठीक है। ओके, तो स्लैश n काम कैसे कर रहा है ये आप समझ गए हो, ठीक है। तो अब ये सारे वेरिएबल्स जो हैं इनकी वैल्यूज प्रिंट कर लेते हैं। तो शुरुआत हमें कहां से करनी है? स्लैश n num is equal to, और उसकी वैल्यू जो है num ने क्या था? इंटीजर is equal to num, ठीक है। फिर cout, शुरुआत करनी है स्लैश n से, fraction is equal to f and then cout slash n character is equal to ch, इनमें सिंपल हो रहा है। तो हर cout की शुरुआत जो है वो स्लैश n से हो रही है। ओके, अब स्लैश n से हो रही है तो हर एक आउटपुट जो है नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। सेव किया हमने इसको, कंपाइल करो, कंपाइलेशन का रिजल्ट एरर 0, वार्निंग 0 एंड रन। और रन करने के बाद देखो एक के नीचे एक सब कुछ प्रिंट हो गया। अब अगर मैं ये स्लैश n यहां से हटा दूं तो एक के नीचे एक रिजल्ट्स प्रिंट होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। एक के नीचे एक ये रिजल्ट्स यहाँ प्रिंट नहीं होंगे। ओके, तो कंपाइल किया हमने इसको एंड रन, और रन करने के बाद देखो सारे आउटपुट जो है वो एक ही लाइन में प्रिंट हो चुके हैं। डन, ठीक है। तो स्लैश n क्या काम कर रहा है समझ गए कि नहीं? ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं भाई, थोड़ा करके देखो और चीजें याद रखो, ठीक है। तो ये था स्लैश n एंड cout। अब हमें सीन यूज करके यूजर से डेटा स्कैन कर लेना है। ओके, लेट्स स्कैन डेटा यूजिंग cin। तो इनको यहां से हटा लेते हैं और ये जो वेरिएबल्स है इन्हें भी यहां से निकाल देते हैं, वैल्यूज यहां से हटा देते हैं। अब हमें यूजर से डेटा जो है उसे स्कैन करना है। अब जैसे cout को डेटा प्रिंट करने के लिए
फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत नहीं है। वैसे ही सी इन को डेटा स्कैन करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत नहीं है। ओके, सिंपली सी इन और वेरिएबल। हाँ, बस एक बात आपको याद रखनी है, जैसे हमने स्कैन में डिसाइड किया था नो एनी मैसेज इनसाइड द डबल कोट्स। डबल कोट के अंदर क्या चाहिए? ओनली फॉर्मेट टू स्पेसिफायर। ये वाली एक चीज हमने डिसाइड की थी। सीन वाली केस में भी ये चीज हमें डिसाइड करनी है, ओनली वेरिएबल्स विद सी इन, नो एनी मैसेज हेलो वर्ल्ड, एंटर डेटा, फ्रैक्शन इंटीजर, ऐसा कोई मैसेज मेंशन नहीं करना है। स्ट्रिक्टली कौन चाहिए? ओनली वेरिएबल्स जो आपको स्कैन करना है। सभी ठीक है, तो पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स बहुत सिंपल सा है। सी इन अगर आप यूज कर रहे हो तो एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ सी आउट उसका सिंटैक्स है, सी इन। और सी इन के साथ ये एक राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया जाता है। ओके, राइट शिफ्ट। बट ये राइट शिफ्ट जब सी इन के साथ यूज होता है तो हम इसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और 4 दिन बाद अगर मैं पूछूंगा तो आधे बच्चे सी इन मतलब इंसर्शन के साथ जाएंगे। सी इन के साथ लेफ्ट शिफ्ट यूज होता है तो सी इन मतलब इंसर्शन, ऐसा नहीं है। याद रखना ये एग्जैक्टली उल्टा है। सी इन के साथ जो हमने लेफ्ट शिफ्ट यूज किया, सी इन के साथ जो राइट शिफ्ट यूज कर रहा है दैट इज एक्सट्रैक्शन। और सी आउट के साथ जो यूज कर रहा है दैट इज इंसर्शन। आउट के साथ इन है, एग्जैक्टली उल्टा है। समझिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अब ऐसा क्यों है? तो कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू बफर। बफर मतलब मेमोरी, जिसके साथ आपका सीन से आउट काम कर रहा है, उस मेमोरी से कनेक्टेड है ये कॉन्सेप्ट। जब हम सीन से आउट पढ़ेंगे, उसकी नोट लिखेंगे तब देखेंगे। अभी बस हमें सीन से आउट समझना है, हाउ टू यूज इट। ओके, तो सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और यहां पे होना चाहिए बस आपका वेरिएबल। ओके, वेरिएबल 1, you can go with variable 2. How many variables we can write? Yes, we can write n number of variables. Clear or n? We can write n number of variables, no matter what is the data type. Data type will be taken care by Cin. Data type की care कौन कर लेगा? Cin. Scanf में data type की care हमें करनी पड़ती है। Integer है तो %d, fraction है तो %l, %lf, character है तो %c, %u, राइट, %d, लॉन्ग है, टेक टाइम है, तो ये सारी केयर करनी पड़ती थी हमें। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन करना पड़ता था। सी इन में कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। C++ will take care of data types. You just have to mention variable name. Okay, तो इस हिसाब से अगर मेरे पास ये वाले वेरिएबल्स हैं, चलो we have int num and we have char ch, चलो इन्हें स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के लिए हम लिखेंगे सी इन राइट शिफ्टर, क्या नाम है इसका? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इन के साथ एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एंड द नेम ऑफ वेरिएबल, बात खत्म, सेमीकोलन। ओके, ठीक है। फिर हमें ch स्कैन करना है, यू कैन गो विथ सी इन ch, बात खत्म। और यू कैन गो विथ सी इन num ch. Logically, never try to attempt this one. Logically, yeah. Syntactically आपकी मशीन को कोई दिक्कत नहीं है। Logically हमें प्रॉब्लम हो सकती है बफर वाले स्लैशन की। Do you remember बफर वाला स्लैशन? हाँ, उसकी प्रॉब्लम हमें हो सकती है। अब ये क्या होती है प्रॉब्लम, आगे जाके देखेंगे। अभी बस हमें क्या समझना है? सीन समझना है। और एक छोटा सा रूल हमें फॉलो करना है, हर एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट सी इन के साथ स्कैन करेंगे। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बफर वाले सेशन, बस प्रॉब्लम समझने में हेल्प होती है। क्या अच्छा इधर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, नाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये लिखोगे सी नम सी एच एफ तो फिर प्रॉब्लम है, फिर ये समझ नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहला पर्पस ये होता है वो बफर वाले सेशन का, वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब हमें प्रॉब्लम भी पता नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी पता नहीं है, इन सी में हमें पता है।
तो हम बस अभी सिंपल सा रूल फॉलो करेंगे, कौन सा? हर एक वेरिएबल स्कैन करने के लिए इंडिपेंडेंट सीन लिखेंगे। डू वी हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट? अच्छा बात है। ओके, तो एक इंडिपेंडेंट सीन लिखा करो, ठीक है। बट प्रैक्टिस के लिए आप ये ट्राई करके देख सकते हो। डन? हाँ, लो अब लोग को डर ही नहीं लगता और अपना रूल है। एक बार वैसे अरे रूल्स हैं, डिसिप्लिन rather is my crime। अगर तुम लोग ऐसे कर रहे हो तो टेंशन नहीं है। चलो ठीक है। तो नम और सी एच हमने यहाँ पे स्कैन कर लिया। अब एक बार प्रोग्राम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये फ्लोट, इंट फ्लोट कैर, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। अब ये तीनों को यहाँ पे स्कैन करके देख लेते हैं, ठीक है। सी, तो मैंने कहा सी इन नम, बस हो गया। नम को स्कैन कर लेते हैं एंड देन वी विल से सी आउट स्लैश एन नम इज इक्वल टू नम, ठीक है। अब डबल कोट में लिखा हुआ ये जो नम वेरिएबल है, इसका इस नम वेरिएबल के साथ कोई कनेक्शन होगा क्या? एनी कनेक्शन? नो, इट इज ओनली ए स्ट्रिंग, ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का वेरिएबल के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वेरिएबल के साथ कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो सी आउट नम इक्वल टू नम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सेव इट, कंपाइल एंड रन। ओके, अब रन करने के बाद देखो कर्सर आपका यहीं पे ब्लिंक कर रहा है। अब ब्लिंक करते वक्त देखो, अब हमने ही प्रोग्राम किया हुआ है तो हमें पता है क्या क्या मेंशन करना है। इधर इनपुट देना है कौन से टाइप का? इंटीजर टाइप का। अब इंटीजर टाइप का इनपुट देना है, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसलिए हमें पता चला। हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है इसलिए हमें पता चला। मान लो अगर कोई थर्ड पर्सन आउटपुट देख रहा होता, थर्ड पर्सन जिसे प्रोग्राम नहीं पता, उसने डायरेक्ट आउटपुट देखा है, क्या उसे पता चलता है यहाँ पे इंटीजर मेंशन करना है? नहीं पता चलता। इसका मतलब हमारा कोड यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो हमें बस कोड को यूजर फ्रेंडली बनाना है। यूजर फ्रेंडली बनाने का मतलब क्या है? हर इनपुट से पहले एक मैसेज दे दो, एंटर दिस वैल्यू करके। ओके, लॉजिकल है, समझ रहे हो? नहीं दोगे तो भी मशीन को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फिर ऐसे ब्लैंक ये ब्लिंक करता रहेगा विदाउट एनी मैसेज रादर देन दिस आउटपुट। अब चलो यहाँ पे इनपुट दिया हमने 13, एंटर नम इक्वल टू 13 आ चुका, सब सही काम कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता कि भाई सी इन स्कैन करने से पहले यूजर को एक मैसेज देते हैं स्लैश एन एंटर ए नंबर, ओके, तो फिर आपका आउटपुट जब रन होता तब कुछ इस तरह से दिखता। हाँ, एंटर ए नंबर, ओके, अभी सही समझ आ रहा है, राइट? मतलब कोड अपना यूजर फ्रेंडली बस। तो और एक सीन वाला रूल फॉलो करना है। पहला सीन वाला रूल, सीन वाले स्टेटमेंट में ओनली वेरिएबल, एड्रेस की भी जरूरत नहीं है। हमने स्कैन में क्या मेंशन किए थे? एड्रेस ऑफ वेरिएबल। सीन को एड्रेस की भी जरूरत नहीं है, ओनली वेरिएबल। फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत नहीं है, ओनली वेरिएबल। कोई भी मैसेज सीन वाले स्टेटमेंट में मेंशन नहीं करना है, जैसे कि एंटर डेटा, नम इक्वल टू, फ्रैक्शन इक्वल टू, डबल कोट वाली जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल सीन वाले स्टेटमेंट में मेंशन नहीं करनी। सीन शुड कंटेन ओनली वेरिएबल्स। और दूसरा रूल, हर वेरिएबल के लिए इंडिपेंडेंट सीन लिखो, ये लॉजिकल रूल है। तीसरा रूल लॉजिकल, सीन से पहले हमेशा एक सी आउट वाला स्टेटमेंट मेंशन किया करो, जिससे आपका प्रोग्राम जो है यूजर फ्रेंडली बन जाएगा। ऑल दीज आर लॉजिकल रूल्स। बस पहला रूल सिंटैक्टिकल है, सीन के साथ कोई भी मैसेज मेंशन नहीं करना है, वेरिएबल का एड्रेस मेंशन नहीं करना है, ओनली नेम ऑफ वेरिएबल, दैट इज सिंटैक्टिकल रूल। बाकी जो दो है दीज आर लॉजिकल रूल्स। आप फॉलो करोगे तो आपका बेनिफिट है, नहीं करोगे तो आपका लॉस। मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता।
डन। तो फिर यहाँ पे हमने एक मैसेज दिया, एंटर के नंबर और नंबर हमने स्कैन किया, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू स्कैन करनी है। चलो ठीक है, एक नंबर दिया, एंटर, डन। अब यहाँ यूजर को फिर से एक बार मैसेज देते हैं, सी आउट स्लैश एंटर ए फ्रैक्शन वैल्यू, ओके, एंटर ए फ्रैक्शन वैल्यू। अब ये फ्रैक्शन वैल्यू एंटर होगी और फिर हमें उसे स्कैन करना है। तो स्कैन करने के लिए सीन में बस मेंशन करना है f, ओके, एंड देन सी आउट फ्रैक्शन इज इक्वल टू f, तो ठीक है, ये फ्रैक्शन को स्लैश में मेंशन करना जरूरी है। इन द बिगिनिंग हमेशा स्लैश में लिखने की आदत डालो, राइट। सेव किया हमने इसको, कंपाइल एंड रन। एंटर ए नंबर, पहला मैसेज आया, हमने ये नंबर दिया, एंटर ए फ्रैक्शन वैल्यू, ओके 4.7, एंटर फ्रैक्शन इक्वल टू 4.7, डेटा करेक्ट आपका स्कैन हो चुका, क्लियर हुआ, राइट, ओके। और फिर क्या स्कैन करना है हमें, और फिर हमें स्कैन करना है कैरेक्टर। तो चलो कैरेक्टर स्कैन कर लेते हैं, सी आउट स्लैश enter a character, done, and then c in ch, और फिर हम कहेंगे c out slash character is equal to ch, ठीक है। चलो इसको सेव कर लेते हैं, लेट्स रन इट। कंपाइल किया हमने इसको एंड रन। एंटर ए नंबर, ओके, नंबर दिया, एंटर ए फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, एक फ्रैक्शन वैल्यू दे दी, एंटर ए कैरेक्टर, एक कैरेक्टर भी दे दिया, और इसने कैरेक्टर भी सही प्रिंट कर दिया, क्लियर हो गया। सी इन, समझ रहे हो नहीं, सी में अभी देखो कैरेक्टर स्कैन करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर हो गया, स्कैन में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बट आगे आएगी प्रॉब्लम जरूर आएगी, लेकिन अभी सीन के साथ प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे जाके हम स्प्रिंग स्पीड पढ़ेंगे, फिर उधर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, ओके। लेकिन चलो अभी तो उस प्रॉब्लम के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। आसानी से इंटीजर स्कैन हुआ, फ्रैक्शन स्कैन हुआ, कैरेक्टर स्कैन हुआ, हमने उसको प्रिंट कर दिया। एवरीबॉडी फैमिलियर विद सीन हियर, राइट, सीन वाले रूल्स क्लियर हो गए। चलो लिख लेते हैं, ऊपर एक टाइटल दे दो बस, रूल्स टू फॉलो इन सी इन। ये सीन वाली नोट हम अलग से लिखेंगे, ओके, ये आपके लिए है, प्रैक्टिकल यूज के लिए है। तो लिखो, नेवर मेंशन, और से ऑलवेज मेंशन, नेवर ऑलवेज मेंशन ओनली वेरिएबल at cin statements, only variables at cin statements. Do not mention anything other than variable name at cin statement. Do not mention anything other than variable name at cin statement. Next point. Always use independent cin for every variable. Bracket में लिखो, using one cin to scan multiple variables. Using one cin to scan multiple variables is possible. Using one cin to scan multiple variables is possible. And the last one, always mention a message to enter data. Always mention a message of enter data before every cin. और ये वाला जो सामने एग्जांपल है इसे नोट करो,
सामने जो एग्जांपल है उसे नोट करो। पूरा लिखो, हैश इंक्लूड से लिखना शुरू कर दो यूजिंग नेमस्पेस std। एक इंटीजर स्कैन किया, एक फ्रैक्शन स्कैन किया, एक कैरेक्टर स्कैन किया। खुद से लिखो, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपना दिमाग चलाओ। ऑनलाइन वाली प्रोग्राम ले रहे हो बनाओ। अब चेक भी कर लो, लिखा है तो चेक भी कर लो। हो गए? ठीक है, तो सीन सी आउट क्लियर हुआ कि नहीं? देखो, सी आउट मैसेज प्रिंट करना है और सी इन डेटा स्कैन करने का काम कर रहा है। ऑनलाइन वाली कड़ल होगा। हो गया? ठीक है, ओके। स्लैश इन भी तो कैरेक्टर है, तो स्लैश इन का क्या करना पड़ा? वो हाँ, वो जो प्रॉब्लम है वो सी के साथ नहीं होती बेटा, वो बाद में देख लेंगे। ओके, अभी इतना अंदर नहीं जाना है, हमें बस डेटा स्कैन करके उसको एक्सेस करना, बस हो गया। तो सीन से आउट फैमिलियर, एवरीबॉडी फैमिलियर विद दिस, राइट? ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमने देखो कुछ ऑपरेटर्स भी पढ़े थे। हाँ, ये है यहाँ पे। तो पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या करता है असाइनमेंट ऑपरेटर? वैल्यू असाइन करने का काम करेगा। ओके, तो ये कौन सी वैल्यू कहाँ पे असाइन करेगा? एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है ऑपरेटर्स को। ओके, कुछ यूनरी ऑपरेटर्स भी होते हैं, कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ये असाइनमेंट जो है ये बाइनरी ऑपरेटर है। इसके लेफ्ट में एक ऑपरेटर होता है और इसके लेफ्ट में एक ऑपरेंड होता है और इसके राइट में भी एक ऑपरेंड होता है। ऑपरेंड का मतलब क्या है? जिस पर ऑपरेटर काम कर रहा है वो वैल्यूज, मतलब वो ऑपरेंड लेते हैं उसको। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं a प्लस बी, वैसे a प्लस बी, तो ये a और b जो है ये दोनों क्या हुए? ये हुए ऑपरेंड्स, और ये प्लस जो है ये हुआ ऑपरेटर। ओके, ठीक है। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसे भी दो ऑपरेंड्स होते हैं।
a इज इक्वल टू से 10, ठीक है। तो ये हुआ लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड, ये हुआ राइट साइड वाला ऑपरेंड, ये हुई LHS, ये हुई RHS। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, RHS वाली वैल्यू उठा के LHS को असाइन कर देता है। RHS वाली वैल्यू क्या करता है, LHS में स्टोर कर देता है। RHS वाली वैल्यू LHS में स्टोर कर देता है। अब यहाँ आपको एक चीज पता होनी चाहिए, स्टोर कर रहा है इसका मतलब LHS में हमेशा क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। because to store any value we always need what, variable, we always need what, variable, to store any value we always need variable। इसलिए रूल कहता है असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा वेरिएबल होना चाहिए। अब राइट में वेरिएबल हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, या फिर कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ओके, दैट इज हाउ असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क्स। क्लियर हो गया, ठीक है। LHS पे हमेशा क्या होना चाहिए, वेरिएबल। RHS में जो चाहो लिख सकते, डन, ठीक है। तो राइट साइड वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू जाकर लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर हो जाएगी। बहुत सिंपल है, क्लियर हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, फिर आता है एरिथमेटिक ऑपरेटर। अब मैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर की नोट नहीं दे रहा आपको, हमें बस ये जो सी वाले ऑपरेटर्स हैं उन्हें रिवाइज करना है, लेकिन पूरा रिवाइज करेंगे, तो स्किप नहीं करेंगे। तो जो नोट वगैरह लिखने का काम है ये वीडियो फिर से एक बार देखकर आप वो कर सकते हो, या फिर ये जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं इनसे नोट ले लो पहले 2-3 चैप्टर्स की, या फिर कम से कम फर्स्ट चैप्टर की, जहां ये सारे ऑपरेटर्स ठीक से एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो नोट ले लो, उसको पढ़ो, ठीक है। तो उसमें जो कुछ भी है तो सब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन वाले कड़ा देकर मैं होगा। अब दूसरे है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यू ऑल आर फेमिलियर विद दोस ऑपरेटर्स, राइट। बचपन से करते आ रहे हैं, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, एवरीबॉडी फेमिलियर विद देम, ठीक है। तो चलो दो वेरिएबल का एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। मान लो अपने पास है इंटर num1 is equal to 5 and I have inter num2 is equal to 10, ठीक है। I want to perform their addition। अब एडिशन स्टोर करने के लिए मेरे पास एक आंसर वाला वेरिएबल भी होना चाहिए, तो मैंने एक आंसर वाला वेरिएबल लिया एंड आई विल से आंसर इज इक्वल टू num1 प्लस num2। फ्रेशर्स वाले ये वाले आपकी कॉमन मिस्टेक होती है, बट C++ में नहीं होनी चाहिए। ओके, यू गो विथ योर मैथमेटिक्स, num1 प्लस num2 इज इक्वल टू आंसर, ये काम नहीं करेगा, दिस विल जनरेट एरर। असाइनमेंट के लेफ्ट में एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। ओके, तो असाइनमेंट का रूल सिंपल से याद रखना है, राइट वाली वैल्यू जो है वो जाके किसको असाइन होने वाली है, लेफ्ट को असाइन होने वाली है। राइट वाली वैल्यू लेफ्ट साइड को असाइन होने वाली है। ओके, तो आंसर इक्वल टू num1 प्लस num2 एंड देन आई विल से सी आउट स्लैश n addition is equal to, do I need percent d? No, प्लेसमेंट करना बेटा, भगवान ने मुंह दिया है तो हमें बोलना चाहिए। रिकॉर्ड हो रहा है सर। एडिशन इज इक्वल टू आंसर, ओके, ठीक है। तो आंसर वाला ये जो वेरिएबल है यहाँ प्रिंट हो चुका, क्लियर हुआ। अब सी आउट ये समझो, सी आउट में सिर्फ वेरिएबल प्रिंट हो ये जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, एडिशन इज इक्वल टू num1 प्लस num2, जैसे प्रिंटफ में था यहाँ पर भी अब डायरेक्ट सी आउट में ऑपरेशन मेंशन कर सकते हो। फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसका रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट सी आउट को भेजा जाएगा टू प्रिंट ऑन कंसोल। क्लियर हुआ, राइट। दोनों बार एडिशन समझ गए हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्लियर लगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा, यूजर से 2 नंबर स्कैन करो, उसकी एडिशन प्रिंट करो,
रिजल्ट में आना चाहिए एडिशन इक्वल टू वो एडिशन। यूजर से दो नंबर स्कैन करो और उनके एडिशन प्रिंट करो। नंबर इस बार स्कैन करने हैं, मैंने बस स्कैन नहीं किए हैं और शुरुआत आपको हैश इंक्लूड से करनी है। ये बस जब तक आदत नहीं होती तब तक ही हैश इंक्लूड लिखेंगे, उसके बाद सिर्फ इंट मेन से प्रोग्राम लिखना शुरू करें। चलो हो गया हल्का। हाँ तो क्या लिखना था बस सबसे पहले सी आउट आप ये कर सकते हो, एंटर टू इंटीजर्स, स्लैश एन को मत भूलना, एंड देन यू कैन से सी इन num1 और यहीं पे क्या स्कैन करेंगे num2। अब दोनों इंटीजर है तो हमने एक ही सीन में स्कैन कर लिए। अगर अलग अलग डेटा टाइप होते देन आई विल सजेस्ट कि अलग अलग सीन यूज करो, और एक ही सीन में हो सकता है। ठीक है, तो सीन num1 num2 हो गया। ऊपर जो वैल्यूज आपने असाइन की है वो वैल्यूज यहाँ असाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया। और फिर इन दो में से कोई भी आप स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर ये नीचे वाला स्टेटमेंट मेंशन किया तो आंसर वेरिएबल आंसर इक्वल टू num1 प्लस num2, इन दोनों स्टेटमेंट की हमें जरूरत नहीं है। और अगर आपको आंसर के साथ जाना है तो आप ये भी कर सकते हो। क्लियर हो गया? राइट, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कैन a number from user, scan a number from user, print its square and cube, print its square and cube। हो गया? पूरा कोड लिखो ठीक से, print its square and cube। हो गया? ऑनलाईन वाली करताय का बघा, लेक्चर्स सुरुवातीचे लेक्चर्स आहेत म्हणून टाइमपास सारखं घेऊ नका, सीबीपी आपलं सुरू झालेलं आहे। चलो ठीक है, सी गया।
तो हमने नम वाला वेरिएबल जो है इधर स्कैन कर लिया। क्या किसी को ऐसा कोई डाउट है कि स्क्वायर और क्यूब इन्हें सी इन में क्यों नहीं लिखा? कई बार बच्चे ये भी कर लेते हैं, सीन में जितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं सारे सीन में, जितने डिक्लेयर किए हैं सारे सी आउट में। चलो सी आउट में लिखना फिर भी चलेगा, सीन में लिखना नहीं चलेगा। सीन में जितने वेरिएबल्स मेंशन करोगे उतने इनपुट्स आपका एग्जीक्यूटर आपसे डिमांड करेगा। अभी सोचो इस वाले प्रोग्राम में कितने इनपुट्स लेने हैं यूजर से? सिर्फ एक, ओनली वन, सिर्फ एक नंबर। इसका मतलब सीन में वेरिएबल्स भी कितने होने चाहिए? ओनली वन, राइट? कौन सा वाला होगा वेरिएबल, नम, स्क्वायर या क्यूब? नम। उसमें अपने यूजर का इनपुट स्टोर करना है। स्क्वायर और क्यूब की जो वैल्यूज हैं वो हमें कैलकुलेट करनी है। वो क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। फ्रेशर लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, सोचते नहीं है कि भाई मशीन के साथ काम कर रहे हैं। वो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट ये होता है, सी आउट स्लैश एन एंटर स्क्वायर ऑफ नंबर एंड देन सी इन स्क्वायर। ये आपकी कॉमन मिस्टेक्स आपको बता रहा हूं। अब स्क्वायर भी किससे स्कैन होगा? यूजर से। फिर क्यूब भी किससे स्कैन होगा? फिर मशीन क्या करेगा? अब नंबर भी यूजर से लिया, क्यूब भी यूजर से लिया, स्क्वायर भी यूजर से लिया, अब मशीन क्या करेगा बताओ? मशीन सिर्फ प्रिंट करेगा। इसका मतलब ये रहा, बाजार से ऐसा कैलसी खरीद लेना है आपने जो आपको एडिशन के लिए नंबर पूछेगा, फिर आपसे ये भी कहेगा अच्छा आप एडिशन क्यों कर रहे हो, ऐसा कैलसी हमने खरीद लिया। ये यूजलेस है नहीं? तो जो ऑपरेशंस है वो हमारा मशीन करने वाला है, तो आपको वो ऑपरेशंस मशीन से करवा लेने हैं। तो स्क्वायर और क्यूब जो है इन्हें हमें स्कैन नहीं करना है, हमें इन्हें कैलकुलेट करना है। ओके, सो आई विल से हियर स्क्वायर इज इक्वल टू num multiplied by num, and then I will say cube is equal to 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या फिर स्क्वायर इनटू नम कर सकते हो। ओके, लेकिन पाइथन वाले बराबर है ना? स्क्वायर फिर क्यूब कैसे होगा? ये अलाउड नहीं है, पावर के लिए कोई ऑपरेटर नहीं दिया है, समझ रहे हो नहीं? ठीक है, नो ऑपरेटर इज गिवन टू परफॉर्म पावर वाले ऑपरेशंस, इनबिल्ट फंक्शन इज गिवन टू परफॉर्म पावर वाले ऑपरेशन। ओके, मैथ डॉट एच हेडर फाइल में पीओडब्ल्यू नाम का एक फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो है आपको लॉजिक लगा के ही पावर को फाइंड आउट करना होगा, एंड देन वी विल राइट सी आउट पहले स्लैश एन स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, फिर यहीं पे स्लैश एन क्यूब इज इक्वल टू क्यूब। हो गया। ये सी आउट वाला स्टेटमेंट एंड वाला ये क्लियर हुआ कि नहीं देखो, बघा समज लेगा। काही शंका असेल कळून विचारायचा, आफ्टर लेक्चर पूछोगे तो भी चलेगा, कुछ शर्माते हैं डाउट्स पूछने में, तो नोटबुक में अपने डाउट्स नोट कर लिया करो एंड आफ्टर लेक्चर आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। scan length and width of a rectangle, scan length and width of a rectangle, find area and perimeter of a rectangle, find the area and perimeter of a rectangle.
चलो हो गया। Length and width of rectangle. Okay, see, we have int main और मेन फंक्शन में हमें कौन कौन सी वेरिएबल्स की जरूरत होगी? int लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए और int एरिया एंड पेरिमीटर। करेक्ट। ओके, अब यूजर को पहले मैसेज देते हैं सी आउट स्लैश एन एंटर लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। देन सी इन लेंथ विड्थ, जो पहले एंटर करने के लिए कहा है वही लॉजिकली पहले स्कैन करना है। ओके, अब ये लेंथ विड्थ स्कैन होगी। लेट्स फाइंड आउट एरिया। अब एरिया वाले वेरिएबल की वैसे देखा जाए तो जरूरत नहीं है, बट यू नो दैट बेटा पहले देखो, सुनो, समझो, घर जाकर भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ओके, पहले समझने की कोशिश करो। तो एरिया वाला जो वेरिएबल है उसकी हमें बेसिकली जरूरत नहीं है। अगर आपको वो वेरिएबल किसी और पर्पस के लिए आफ्टर प्रिंटिंग इट यूज नहीं करना है तो एरिया वेरिएबल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सी आउट में लिख सकते हो लेंथ इनटू विड्थ। लेकिन अगर एरिया आपको आगे जाके किसी और पर्पस के लिए यूज करना है फिर एरिया वेरिएबल की जरूरत होगी। ओके, तो चलो अभी जो है वेरिएबल के साथ चलते हैं। वेरिएबल यूज करने से ऑलवेज बेटर, रिजल्ट स्टोर करो, फिर जरूरत पड़ी तो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, देन पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इनटू, ये मेंशन करना है। ओके, फिर इधर ब्रैकेट जो है वो कंपलसरी पैरेंथेसिस होने चाहिए। ये फ्रेशर लोग ब्रैकेट मतलब कभी स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, कभी कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं, ये नहीं चलेगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स हैव डिफरेंट मीनिंग, कर्ली ब्रैकेट्स हैव डिफरेंट मीनिंग, और ये प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए एक्सप्रेशन में कंपलसरी यूज पैरेंथेसिस ओनली, सिर्फ पैरेंथेसिस ही यूज कर सकते हैं। ओके, तो पैरेंथेसिस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेंथ प्लस विड्थ, और ये बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन जो है ये जरूरी है। ओके, मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स में नो साइन मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, इधर ऐसा नहीं है, मशीन है, मशीन को सब बताना पड़ता है। एंड देन सी आउट स्लैश एन एरिया इज इक्वल टू एरिया पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर। समझ गए हो? राइट, और आपका कोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। डन, ठीक है। ओके, लास्ट वन, लास्ट एग्जांपल, स्कैन रेडियस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन लिखो और अगर ये वाला कोड नहीं हुआ है तो देखो, कॉपी पेस्ट करो, लेकिन समझो इसको। स्कैन रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड एरिया एंड सर्कमफरेंस। करो डायरेक्ट, find the area and the circumference.
तो हो गया, ठीक है। अब इस वाले प्रोग्राम में देखो, नीचे वाला तो मतलब आप समझ जाओगे अभी स्कैन कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, ओके। बस वेरिएबल्स जो है वो कैसे डिक्लेयर हुए ये समझो। रेडियस डिक्लेयर हुई, लेकिन एरिया और सरकमफ्रेंस ये जो डिक्लेयर होंगे इनका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, ये फ्लोट होना चाहिए। हाउ डिड यू मेंशन पाई 3.14, यस, दूसरा ऑप्शन नहीं है अभी, 3.14 आपको मेंशन करना है। और रेडियस के स्क्वायर के लिए रेडियस इनटू रेडियस सिंपली मेंशन कर देना है, ओके। तो सीन से आउट के साथ फेमिलियर हो गए, सीन से आउट डन, ओके। अब आगे चलते हैं, दूसरे ऑपरेटर्स देखते हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन अब सब यहाँ पे क्लियर हो चुका है, राइट, ओके। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर देगा, ओके। ये वाला वर्ड और ये वाले इसमें फर्क है, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। दिस रिमाइंडर, रिमाइंडर दो अलग अलग है। जैसे कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि सब्ट्रैक्शन नहीं होता, इट्स सब्ट्रैक्शन होता है, ओके। ये बीच में जो एक्स्ट्रा वाला एस है उसे यूज नहीं करना है, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मॉड्यूलस जो है ये रिमाइंडर देगा आपको, तो इस हिसाब से बताओ मुझे, अगर मैं कह रहा हूं 10 mod 3, इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, हाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, सही है, रिमाइंडर मिलेगा 1। समझ रहे हो नहीं भाई, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या देगा, रिमाइंडर। 10 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर देने का काम ये मॉड्यूलस ऑपरेटर कर रहा है। तो फिर 3 mod 10 ये भाई साहब क्या देंगे, 0, क्या देगा, क्या देगा, m1 m2 m3 and 3 mod 10 is 0. Numerator m2 రాదు, m3 రాదు, m1 రాదు. So what should be the remainder, 3. ये 3 देगा और ये 1 देगा, डन, ठीक है। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। तो फिर ये क्या होगा बताओ, 10.5 mod 3, हाँ क्या होगा, ये एरर होगी। ये रूल है C++ का, फ्रैक्शन के साथ मॉड्यूलस ऑपरेटर काम नहीं कर सकता, ओके, सिंपल सा रूल है, फ्रैक्शन के साथ काम नहीं कर सकता, डन। फिर भी अगर करना है तो fmod करके एक फंक्शन आता है, वो हमें यूज करना होता है। ऐसा एक क्वेश्चन भी आया हुआ था एप्टीट्यूड वाली, इसमें fmod वाला वो आंसर था उसका, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर्स। कौन कौन से हैं ये, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड यस। ये जो ऑपरेटर्स है ये दो ऑपरेंड का कंपैरिजन करेंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन कंपैरिजन 0 और 1 वापस देंगे। 1 यानी ट्रू वैल्यू, 0 यानी फॉल्स वैल्यू। थ्रूआउट द कोर्स सी एंड सीपीपी 0 मींस फॉल्स वैल्यू, अपडेट कर लेते इसको, ओनली 0 मींस फॉल्स वैल्यू, 0.001 is true value, okay, minus 0.5 is true value, /0 is ये false है, क्योंकि /0 की असली वैल्यू क्या होती है, 0, /0 is false value, 0 is false value, 0.0 is also false value, so only 0 is false value, other than 0 आपके दिमाग में जो भी आ रहा है everything is true value for C and CPP only, ओके, ठीक है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, अगर कंपैरिजन सही हुआ, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 10 is less than 15, is this correct comparison, yes, comparison is correct। if this comparison is correct तो ये आपको देगा 1,
ओके, ये आपको देगा 1। एंड इफ आई से 10 इज ग्रेटर देन 15, ये कंपैरिजन क्या होगा? फॉल्स, रॉन्ग हुआ। मतलब ये क्या देगा आपको? बस। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स डिपेंडिंग अपॉन कंपैरिजन give you true or false value. When they give true, they give 1. When they give false, they give 0. समझ गए हो? रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, अब ये वाला ऑपरेटर क्या करता है फिर? नॉट इक्वल टू, मतलब अगर मैंने लिखा 10 नॉट इक्वल टू 10 एंड 10 नॉट इक्वल टू 15, तो क्या रहेंगे रिजल्ट्स बताओ? ऊपर वाला क्या रहेगा? 0, और ये 1 रहेगा। सही है, क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये 0 हुआ, ये 1 हुआ। अब ये डबल इक्वल टू क्या करेगा? इक्वालिटी के लिए कंपेयर करेगा। किसके लिए कंपेयर करेगा? इक्वालिटी। ओके, तो इसका मतलब रहा 10 एग्जैक्टली इक्वल टू 10 एंड 10 एग्जैक्टली इक्वल टू 15। क्या रिजल्ट होंगे? 1 एंड 0। करेक्ट। कंपैरिजन के रिजल्ट से या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स। ट्रू यानी क्या देगा? 1, फॉल्स यानी क्या देगा? 0। सिंपल है, ट्रू फॉल्स। क्लियर हो गया? कंपैरिजन डन। ओके, चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं।